विज्ञान भारती के इस 6वें राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम सत्र के अवसर पर मंच पर उपस्थित विज्ञान भारती के अध्यक्ष सम्माननीय शेखर मांडे जी, विज्ञान भारती के मार्गदर्शक शंकर तत्वादी जी, आमंत्रित अतिथिगण और देश भर से आए हुए विज्ञान के माध्यम से देश और मानवता की सेवा में लगे हुए सभी आत्मीय कार्यकर्ता बहनों तथा भाइयों, विज्ञान भारती के आई वासु जी ने जिस बीज को बोया, अल्प समय के अंदर ही आज भारत के विज्ञान जगत में, समाज में विज्ञान भारती ने अपना एक स्थान बनाया है। आज के सत्र का विषय रखा है समग्र विकास की भारतीय अवधारणा और विज्ञान भारती की भूमिका। ये भी एक संयोग है कि ऐतिहासिक नगरी पूना में जहाँ ये अधिवेशन चल रहा है और जहाँ ये भाषण देना है, वो जो हॉल है उसका नाम भी वही है जो अनादिकाल से मानव जाति सपना देखती रही है। युगों से मानव सपना देख रहा है मानव की एकता का, विश्व शांति का, विश्व कल्याण का। और इस पगोड़ा का नाम भी विश्व शांति गुंबद ऐसा रखा है। और विज्ञान की जो पूर्णता है, जो भारतीय परंपरा में जिसको पराविद्या और अपराविद्या कहा गया, यहाँ जो मूर्तियां बनी है उनको देखने से हमें वे उस समग्रता का आभास होता है। जब समग्र विकास की भारतीय अवधारणा ऐसा हम बोलते हैं, इसका अर्थ है कि विकास की और भी अवधारणाएं चल रही हैं। और भारत में जैसे हर देवी देवता का एक सहस्त्र नाम होता है, विष्णु का सहस्त्र नाम है, शिव का सहस्त्र नाम है, देवी का सहस्त्र नाम है, अनेकों के सहस्त्र नाम है। ऐसे ही आजकल के समय में ये जो शब्द है विकास, डेवलपमेंट, ये भी सहस्त्र नाम जैसा ही हो गया है। कोई भी बात होती है उसमें ये शब्द जरूर आता है। सारी दुनिया के अंदर जो समस्याएं हैं उन सबको लेकर 1972 से स्टॉकहोम में जो पहली और अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई, तब से लेकर के आज तक जितने पृथ्वी सम्मेलन होते हैं, अर्थ समिट होती है, घुमा फिरा के यही विषय रहता है। कभी विषय रहेगा डेवलपमेंट, कभी बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कभी कहेंगे सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट,
कभी कहेंगे डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, कभी कहेंगे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि विगत 200-300 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो असामान्य प्रगति हुई और उसके कारण से मानव जाति का जीवन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हुआ है। लेकिन सबको ये ध्यान में आ रहा है कि विकास हो रहा है, लेकिन समस्याएं भी बढ़ रही हैं। एक के बाद एक अर्थ समिट होती जाती है, लेकिन जमीन पर देखते हैं तो लगता है कि समस्या पहले से और विकराल हो गई है। ये पृथ्वी सम्मेलनों में बहुत चर्चित हुआ था 1992 का रियो डी जनेरियो का सम्मेलन। वो एक पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें 127 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे। सबने विचार किया, बड़े शुभ संकल्प हुए उस समय, और आने वाले समय के अंदर हमको जिन गोल को प्राप्त करना है उसका निर्धारण हुआ। और उस सम्मेलन में कहा गया कि हमें चाहिए ग्लोबल पीस, हमें चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत सी घोषणाएं हुई, संधियां हुई, चार्टर बने। लेकिन 92 से आज 2024 में आकर के हम देखेंगे तो सपना तो था ग्लोबल पीस का, लेकिन चैलेंज है ग्लोबल टेररिज्म। सपना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लेकिन देशों के बीच में भी विषमताएं बढ़ रही हैं। प्रकृति का जो संतुलन का चक्र है वो टूट रहा है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लक्ष्य था, चर्चा ग्लोबल वार्मिंग की कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो क्रिटिक हैं वो अर्थ समिट को फेस्टिवल हिपोक्रेसी इस प्रकार का एक शब्द देते हैं। जितने संकल्प करते हैं लक्ष्य उतना दूर चला जाता है। और इस सब का कुल मिलाकर परिणाम हुआ कि विज्ञान तकनीकी ने आदमी की जानकारी बढ़ा दी, आदमी की पहुंच बढ़ा दी। एक शब्द में कहे तो मनुष्य का जो परिवेश है उस परिवेश का तो अप्रतिम विकास हुआ है, लेकिन खुद मनुष्य जो है वो पहले की तुलना में पिछड़ गया है। तमाम प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति, तमाम प्रकार के संसाधन सुविधा के सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी विकास के नाम पर जब विचार करते हैं तो प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये वास्तविक विकास है? ट्रेसी वोरचेस्टर ने
कौन विकसित, इसको लेकर के एक दलाई लामा का एक कोट उसने उद्धृत किया। वो कोट, आज विकास की यात्रा तो चल रही है लेकिन जो विसंगतियां है उसको बहुत समग्रता के साथ में वो व्यक्त करता है। और इसलिए उस कोट को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। दलाई लामा कहते हैं कि कौन है विकसित? हमारे पास बड़े बड़े मकान हैं पर परिवार छोटे हैं, अधिक ज्ञान है लेकिन निर्णय कम है, अधिक विशेषज्ञ हैं और अधिक समस्याएं हैं, अधिक दवाएं हैं पर स्वास्थ्य कमजोर है। हम चांद पर गए और वापिस आए किंतु हमें अपने नए पड़ोसी को मिलने के लिए गली पार करने में दिक्कत होती है। हम पहले की तुलना में अधिक जानकारी प्राप्त करने और अधिक कापियां निकालने के लिए अधिक संख्या में कंप्यूटर बनाते हैं किंतु हमारा आपसी संवाद जो है, निजी संवाद, वो कम हो गया है। हम मात्रा में बड़े हो गए हैं लेकिन गुणात्मकता में कम हो गए हैं। ये समय फास्ट फूड का है लेकिन पाचन मंद है। आदमी लंबे हैं पर चरित्र छोटा है, लाभ बड़े हैं पर संबंध छिछले हैं। ये एक ऐसा समय है जब खिड़की में तो बहुत कुछ है पर कमरे में कुछ नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि कुछ शब्दों में जब विश्लेषण करते हैं, आज जिनको विकसित देश कहते हैं उनमें भी सामाजिक स्तर के ऊपर जितनी सिंगल पेरेंट फैमिलीज हैं, जितना डिप्रेशन है, जितना सुसाइड है, तो कुल मिलाकर खंडित व्यक्ति, टूटे हुए परिवार, विभाजित समाज और असंतुलित प्रकृति का चक्र जिसमें जंगल घट रहे हैं, रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, जीवन की जो आधारभूत चीज है, हवा, पानी, धरती, वो सब प्रदूषित होकर जहर जो जीवन देती थी वो जहर देने लग गई है। और इसलिए एक प्रश्न है कि कहीं ना कहीं विकास यात्रा तो चल रही है लेकिन कुछ मौलिक गड़बड़ है। और जब तक उस मौलिक समस्या है उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये विषम चक्र बढ़ता ही चला जाएगा। और इस दृष्टि से हम सोचते हैं तो आज सारी दुनिया के अंदर जो पश्चिमी विकास का मॉडल है उसके जो आधारभूत तत्व रहे, क्वांटम फिजिक्स आ गई होगी लेकिन दुनिया का व्यवहार आज भी कार्टेशियन न्यूटनियन मॉडल के ऊपर है। दुनिया एक मशीन है, मशीन के पुर्जे को समझ लीजिए, चलने वाले कुछ लॉ है, उन लॉ को समझ लीजिए, आप नेचर को जीत लेंगे। और इसलिए मनुष्य नेचर को जीतने की दिशा में सारे प्रयत्न कर रहा है। तो एक ये न्यूटोनियन कार्टेशियन मॉडल, दूसरा डेवलपमेंट अगर होना है तो संघर्ष अनिवार्य है, बिना संघर्ष के विकास नहीं है। और इसलिए डार्विन की जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई तो फंडामेंटल थीम यही थी कि एवोल्यूशन अगर होना है
तो उसका आधार है स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसलिए जो बलवान देश है वो कमजोर को दबा रहा है, जो बलवान आदमी है वो कमजोर को दबा रहा है, जो बलवान जाति है वो दुर्बल जाति को दबा रही है। ये दूसरा मॉडल चला। तीसरा सिद्धांत बनाया कि डिजायर की जितनी अधिक पूर्ति कर सकते हैं उपभोग की सामग्री, उतना मनुष्य सुखी होगा। और इसलिए डिजायर को बढ़ाते चले जाने का आज की सिविलाइजेशन में सिस्टम है, और उसकी पूर्ति करने के लिए अधिकाधिक उत्पादन, और ये अगर करना है तो अधिकाधिक ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण चाहिए, अधिकाधिक रॉ मटेरियल पर नियंत्रण चाहिए, और उसके लिए आवश्यक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चाहिए। इन चार सिद्धांतों के ऊपर कुल मिलाकर आज की दुनिया चल रही है, और उसका जो स्वाभाविक परिणाम आज दिखाई दे रहा है। और इसलिए संपूर्ण दुनिया के अंदर भी, और लोग थोड़ा आजकल चिंतन करने लगे हैं। एक समय में अर्नाल्ड टाइनबी और दाइसेके इकोदा, इनके बीच में लगभग 4 वर्ष तक जितने आज के विषय उनको लेकर के चर्चाएं चली। अर्बनाइजेशन है, सिटीज बनना है, जिस प्रकार की पानी की बाकी की व्यवस्थाएं होनी है, ये 4 वर्ष की लंबी चर्चा के बाद में उनका एक कंपाइलेशन छपा। वो ऑक्सफोर्ड प्रेस से, उसका नाम था चूज लाइफ। रास्ता कौन सा पकड़ना आपके ऊपर है। उसमें एक प्रसंग आता है, उसके अंदर टाइनबी कहता है कि आज की सारी समस्याओं की जड़ यह क्रिश्चियन वर्ल्ड व्यू है। तो इकेदा ने कहा कैसे? तो जो यहूदी और ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के अंदर मानव उत्पत्ति की कथा है, वो एक कथा तो है वो सेवफल खाने वाली। सैटन के कहने से ईव ने फल खा लिया और इसलिए उनका पतन हुआ। लेकिन उसके पहले की कथा है, वो 7 दिन में भगवान ने दुनिया बनाई। तो उसमें कहते हैं कि पहले दिन भगवान ने अंधेरे और उजाले को अलग किया तो दिन और रात बने। फिर पानी और सूखे को अलग किया तो पृथ्वी और समुद्र बने। फिर पहाड़ बनाए, जंगल बनाए, पशु पक्षी, खनिज पदार्थ, मिनरल्स, ये सब 5 दिन में बना लिए। और 5 दिन में बनाने के बाद स्त्री और पुरुष को बनाया 6ठे दिन। और वहां एक वाक्य आता है कि ये जो मैंने सुंदर दुनिया बनाई है 5 दिन में, ये तेरे सुख के लिए है, तेरे भोग के लिए है। टाइनबी ने कहा कि बस यहीं से गड़बड़ चालू हो गई कि जो मनुष्य इस प्रकृति का हिस्सा था उसको कहा कि तू इसका मालिक है। तो इकेदा ने कहा ये दृष्टि तो 2000 साल से अधिक समय से है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट तो 2000 साल से भी पुराना है। फिर ये सारी एनवायरमेंटल और सोशल और बाकी प्रॉब्लम क्यों नहीं खड़ी हुई है? तो टाइनबी ने कहा कि दृष्टि थी लेकिन हाथ में ताकत नहीं थी। पिछले 250-300 वर्षों के अंदर विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में वो टेक्नोलॉजी और वो ताकत दे दी है जिससे दुनिया की हर चीज वो अपने लिए उपयोग कर सकता है। इसलिए वो जंगल को खींच रहा है, हवा को खींच रहा है, धरती के अंदर है उसको निकाल रहा है। तो जब तक इस दृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा
तो क्या करना चाहिए? तो टाइनबी ने कहा कि ये जो मनुष्य के अंदर की जो डिजायर्स हैं, जो लालच है, वो केवल आदमी में नहीं रहता, वो देशों में भी रहता है, समूह में भी रहता है। उस पर जब तक नियमन नहीं आएगा तब तक ये असंभव है। तो बोले वो कैसे करना? तो उन्होंने कहा, बचपन, टाइनबी के शब्द हैं कि बचपन से हृदय में धर्म के गहरे संस्कार जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये असंभव है। तो कहा कि मानवता का भविष्य क्या होगा? तो टाइनबी ने कहा कि या तो समय रहते मनुष्य विचार करके अपना मार्ग बदलेगा, अथवा इस धरती के ऊपर वो अपना विनाश कर लेगा। और इस नाते से एक अल्टरनेटिव फिलॉसफी, एक अल्टरनेटिव साइकोलॉजी, एक अल्टरनेटिव वैल्यू सिस्टम, एक अल्टरनेटिव लाइफ स्टाइल, जो ये जो समस्याएं हैं इनको एड्रेस कर सके। और इस दृष्टि से जब चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे भारत की ओर, भारत के प्राचीन चिंतन की ओर लोगों की दृष्टि जाती है। जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे और अल गोर वाइस प्रेसिडेंट थे, उस समय एक समिट अमेरिका में हुई थी। तो उसके उद्घाटन भाषण के अंदर अल गोर ने कहा था, We have been on wrong track for the last 300 years. It is time to rethink and turn to east for guidance. और इस नाते से इस सत्र का जो विषय रखा है, इस समग्र विकास की भारतीय अवधारणा, उस अवधारणा का एक महत्व है और उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में हम आने वाले समय के अंदर प्रयत्न करें, इसका अपना महत्व है। जब भारतीय दृष्टि की हम बात करते हैं तो पहली बात है कि भारत ने जो मूलभूत भारत की अगर कोई देन है तो एक ही है कि हमारे ऋषियों ने कहा कि जितनी भी हमको डाइवर्सिटी दिखाई देती है, विविधता दिखाई देती है, ये विविधता बाहरी है, आउटर है। फंडामेंटल एक तत्व है, वन रियलिटी, और वो वन रियलिटी मैनिफेस्टेड इन मेनी फॉर्म्स। और इसलिए भारत के अंदर कोई जड़ चेतन, पशु पक्षी, वनस्पति, मनुष्य, ये विभाजन नहीं किया गया है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र हम जब पढ़ते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, वो कहते सर्वम यत्किन जगत्यान जगत, जो जड़ है और जो चेतन है उसको बताता है। तो पहली चीज तो कही कि ये एक ही तत्व है। दूसरी बात कही कि जितनी हम सृष्टियां देखते हैं, दुनिया देखते हैं, वनस्पति जगत की दुनिया हो, पशु पक्षी जगत की दुनिया हो, कीट पतंगों की दुनिया हो, मनुष्य की दुनिया हो, या जिसको पंच महाभूत कहते हैं, धरती, पानी, अग्नि, इनकी दुनिया हो, ये एक ही के हिस्से हैं। और इसलिए हर एक का अस्तित्व एक से ऊपर दूसरे का आश्रय है। और इसलिए संपूर्ण सृष्टि के जो अलग अलग ये अस्तित्व है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल हमारी यहाँ फैमिली माना गया कि प्रकृति पूरी एक परिवार है। अब परिवार अगर है तो स्वाभाविक रूप से सामूहिकता अपने आप आती है उसमें।
और एक दूसरे की चिंता करना, ये अपने आप उसमें आता है। और इसलिए दूसरी एक बात रही, और इसलिए परिवार है तो परस्पर सहयोग, और परिवार भावना है तो समन्वय आधार है, संघर्ष नहीं। और इसलिए साथ साथ ये भी कहा गया कि बाकी की जो 3 दुनिया हैं, वनस्पति की, प्राणी जगत की, और जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, उनकी एक सीमा है कि उनके अंदर चेतना का, बुद्धि का विकास न के बराबर है, अल्प मात्रा में है। और इसलिए वो प्रकृति की जो लिमिट है उसको लांघ नहीं सकते। आप देखेंगे गाय का बच्चा पैदा होते ही उनकी चाल चलने लगता है, मनुष्य का बच्चा बहुत टाइम लगता है। पक्षी का बच्चा पैदा होते ही अपनी बोली बोलने लगता है, मनुष्य का बच्चा बहुत समय लगता है। लेकिन एक समस्या है कि गाय का बच्चा जमीन पे चल सकता है, ये प्रकृति ने लिमिट बनाई है, तो आसमान में नहीं उड़ सकता वो। किसी पक्षी को एक बोली दी है प्रकृति ने, तो उस बोली के अतिरिक्त दूसरी कोई बोली वो पक्षी नहीं बोल सकता। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि ये मनुष्य क्यों सर्वश्रेष्ठ कृति है, क्योंकि भगवान ने इसको 2 चीज दी है, फ्री विल और विवेक युक्त बुद्धि। एनालिसिस करके क्या उचित है क्या अनुचित है इसको तय करने की ताकत। ये 2 चीज से एक ड्रास्टिक परिवर्तन आ गया। इसलिए मनुष्य का बच्चा जन्म लेते ही चल नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसे ऐसे साधन बना लिए कि धरती में, पानी में, आसमान में, सब जगह वो गति कर सकता है। पैदा होते ही उसको बोली नहीं आती, लेकिन दुनिया के किसी पशु की बोली वो बोल सकता है। आप लोगों को भी अनुभव होगा, कभी कभी लगा कि पीछे 2 कुत्ते लड़ रहे हैं और पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा अपने ही दोस्त हैं, इतनी हु आवाज निकालते हैं। एक बार वाराणसी में एक कार्यक्रम था, तो मेरे कार्यक्रम के पहले जो गीत गा रहा था, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक दोनों वो गले से ही निकाल रहा था। यानी पशु पक्षी की बोलियां ही नहीं, वाद्य यंत्रों की बोलियां भी मनुष्य निकाल सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि ये जो मनुष्य है इसके पास ज्यादा सामर्थ्य है, तो ये अगर अच्छा बना तब तो जगत का कल्याण होगा, और ये बुरा बना तो विश्व का विनाश होगा। और इसलिए मानव का जो विकास है वो उसके परिवेश का भी विकास होना चाहिए, और साथ साथ मानव का भी विकास होना चाहिए। और इसलिए हमारी भारतीय परंपरा के अंदर जो शब्द प्रयोग है, उपनिषदों में आता है कि जीवन में हमको आगे बढ़ना है तो श्रेय और प्रेय दोनों को लेके चलना पड़ेगा। इसी को तथागत बुद्ध ने धम्मपद के अंदर पियवग्ग और सियवग्ग कहा। इसी को कणाद ने वैशेषिक दर्शन के अंदर यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म कहा। समस्त प्रकार की भौतिक उन्नति, लेकिन वो दैवीय आध्यात्मिक अधिष्ठान के साथ में। और इसलिए विचार करते समय हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई मानव का विकास अगर होना है तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों लेवल पे होना चाहिए। आजकल कोशेंट की बड़ी चर्चा चलती है, फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट।
तकलीफें ज़्यादा बढ़ने लगी तो एक आया ई कोसेंट, इमोशंस भी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पुराने समय के अंदर 5 कोसेंट कहे गए। ये तीनों के अलावा एक वाइटल कोसेंट को प्राणमय कोश कहा, और सबसे जो अंतिम है, जो सबका बेस है, जो इस डोम में भी जो आधार बताया गया है, वो है अध्यात्म। इसलिए स्पिरिचुअल कोसेंट, इसका भी एक विचार करना। समग्र मानव विकसित होगा तो वो संवेदनशील होगा, न केवल पड़ोसी के लिए बल्कि प्रकृति के हर तत्व के लिए। और यही जब समाज में रिफ्लेक्ट होगा तो समाज और प्रकृति के भी संबंध उस प्रकार से होंगे, और तब विकास की यात्रा के हर सोपान के ऊपर विकास तो होना चाहिए, लेकिन दूसरे को समाप्त करके नहीं, उसको भी वहां पर रखते हुए करना, यह स्वाभाविक रूप से उसमें से आएगा। और इस नाते से इसका विकास करते समय अनेक लोगों ने प्रतिपादन किया। जो मैंने श्रेय और प्रेय मार्ग का कहा, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में कहा होगा, उसके कुछ सूत्र। डॉक्टर लोहिया ने उनकी सप्त क्रांति के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उसमें इस मॉडल के बारे में कुछ कहा होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के रूप में कहा, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के रूप में इसको एक समग्रता में विश्व के सामने रखा। तो आज उनको विचार में करते हुए हमें इस विकास यात्रा के अंदर मानव का विकास, समाज का विकास, विविध मानव समूहों का परस्पर विकास और प्रकृति के साथ मिलकर विकास, इसकी एक दिशा निर्धारित करना होगी। थोड़ा सा पीछे मुड़ करके आप देखेंगे तो भारत में ये सहज रूप से था, सहज रूप से। बड़े पुराने समय में जाके देखेंगे तो हर घर में व्यक्ति जो जीवन जीता था तो दैनिक रूप से संपूर्ण सृष्टि की चिंता करता था वो। आप थोड़ी पुरानी दिनचर्या का स्मरण करिए तो ध्यान में आएगा कि सुबह जैसे ही होती है, सूर्योदय होने वाला है, तो घर की माँ 2 मुट्ठी अनाज लेकर के छत के ऊपर डाल देती थी। अभी दिन का प्रारंभ हुआ, उसी के साथ पक्षियों की चिंता प्रारंभ हो गई, कोई भूखे होंगे, उनको मिलना चाहिए। हर घर के अंदर एक पानी का पात्र टांगते थे कि कोई प्यासा पक्षी होगा तो उसको पानी मिलना चाहिए। आज हम डेवलप हो गए हैं तो हमको आदमी को भी 15 रुपए की बोतल लेना पड़ती है। उस समय आदमी तो छोड़िए, पक्षी के लिए भी पात्र लगाता था। घर के बाहर एक हौज बनाता था, घूमता हुआ पशु कोई प्यासा होगा तो पानी पिएगा। भोजन के समय बाहर आके आवाज लगाता था, कोई है तो नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, भोजन कराता था। जीवन में हर त्योहार प्रसंग आदि पर किसी न किसी को कुछ ना कुछ देना, ये जीवन शैली का। इसलिए भारत की सारी परंपरा में एक ही शब्द मिलेगा, 2, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। तालाब में जाएगा तो मछलियों को आटे की गोली देगा, चींटियां मिलेंगे तो चीनी के दाने डालेगा। तो पारिवारिक जीवन के अंदर ये जीवन शैली जो हम कहते हैं ना आज की भाई सभी का कल्याण होना चाहिए, वो कैसे होगा? ये जीवन शैली अपनाने से होगा।
आर्थिक क्षेत्र के अंदर लाभ तो होना चाहिए, लेकिन लाभ की कोई लिमिट होगी कि नहीं? मनुष्य कोई धन पशु तो है नहीं। और इसलिए पुरानी परंपराओं में आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि जब व्यापारी के यहाँ सामान लेने हम जाते थे, हमने कुछ चावल लिया, वो तौल के देगा, बाद में फिर थोड़ा सा चावल और उठा के हमारे उसमें डालेगा। दूध वाला दूध देने आता था तो जितना नाप करने के बाद फिर थोड़ा सा दूध और डालता था, इसलिए कि ग्राहक को कम नहीं मिलना चाहिए। आज हम डेवलप हो गए हैं तो पेट्रोल पंप पे कम पेट्रोल कैसे दें, उसका मैनेजमेंट होता है विज्ञान का उपयोग करके। व्यावसायिक जीवन के अंदर होता था, क्यों लगता है लोगों का, या सुबह सुबह हम खरीदने के लिए जाते हैं, आप सब्जी लेने गए और आदमी का स्वभाव है मोल भाव करने का, और यदि उस दुकानदार ने कह दिया कि भाई साहब आप मेरे आज के दिन के सबसे पहले ग्राहक हैं, ये बोनी का टाइम है, तो आदमी मोल भाव छोड़कर जो बात उसने बोली उतना पैसा दे देता था कि नहीं भाई मोदी के टाइम ठीक है। ये बिहेवियर था समाज का। एक क्यों लगा है, और कोई आदमी कहे कि सुबह से आज दोपहर हो गई मुझे एक भी ग्राहक नहीं मिला, तो जिसका नंबर है वो अपना नंबर छोड़कर उसको देगा, इसको सुबह से कुछ नहीं मिला है। और प्रकृति के साथ व्यवहार के अंदर उससे लेना है, लेकिन उसकी पूर्ति भी करना है। इसलिए पानी ले रहा है तो आदमी कितने प्रमाण में कूड़े बावड़ियां और बाकी बनाता था कि भूगर्भ जल को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नदी तो छोड़ दीजिए, नाले भी 12 महीने बहते थे। आज तो नदी का ही लोप हो रहा है। वेद में मंत्र आता है कि वर्षा जब होती है और चलती है तो नाद होता है, गर्जना करती चलती है, तो आप नाद करते हुए चलती है, इसलिए आपका नाम नदी है। वो अर्थ तो विलुप्त हो गया। तो जल हम लें, लेकिन जल देने का सिस्टम। मनुष्य के इलाज के लिए आयुर्वेद का वैद्य औषधि तोड़ता है, लेकिन वो प्रार्थना करता था, क्षमा प्रार्थना करता था, और तोड़ने के बाद जो तोड़ा है उससे अधिक वो लगाता था। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो भारतीय अवधारणा की हम बात कहते हैं, तो भारतीय अवधारणा समग्र है। भारतीय अवधारणा श्रेय और प्रेय दोनों की है, और व्यक्ति, समाज, प्रकृति सभी का समग्र विकास का मार्ग है। उसका थोड़ा गहराई से अध्ययन करना, और आज के समय के अंदर हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, इसके संदर्भ में सोचने की जरूरत है। और उसके लिए एक 2 सूत्र, एक दीनदयाल जी ने एक त्रिसूत्री दी। ये जो हम कहते हैं ना, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, ये शब्द प्रयोग तो उस समय इतना नहीं था, लेकिन दीनदयाल जी ने कहा कि समाज को सुखी करना है तो उत्पादन में प्रचुरता चाहिए, प्रोडक्शन खूब होना चाहिए, लेकिन वितरण में समानता चाहिए। ऐसा नहीं जिसके पास है वही रखेगा। और तीसरा कहा कि उपभोग में संयम चाहिए। आज पूरा का पूरा उल्टा चल रहा है, क्योंकि आपको इक्विटेबल डेवलपमेंट प्राप्त करना है तो उपभोग संयम जरूरी है। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन अगर करना है तो उपभोग संयम जरूरी है। अगर गोल आपका प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है तो पाथ उसका सस्टेनेबल कंजम्पशन है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो सस्टेनेबल कंजप्शन उसका पाथ है, मार्ग है। और यहां प्रश्न आता है कि उपभोग में संयम कैसे करें, वही सबसे कठिन काम है। ययाति का वर्णन आता है नहीं कि वो अपने लड़कों की उम्र लेते 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 हजारों साल जिया। क्यों जिया? कि अभी मैंने पूरी तरह से दुनिया भोगी नहीं है। लेकिन सब करने के बाद में अंत में उसने जो कहा, जीवन का निष्कर्ष, तो उसने कहा कि न जातु कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। इच्छाओं को पूरी करने से वो शांत नहीं होती है, अपितु जैसे यज्ञ अग्नि में आहुति देते हैं तो जैसे और भड़कती है, वैसे पूरा करने से वो और भड़कती है। और इसकी लिमिट क्या है? तो अगले श्लोक में वो कहता है, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवस्त्रिया एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। सारी दुनिया के अंदर जितना अनाज है, जितनी धातुएं हैं, जितने मिनरल्स हैं, संपत्ति हैं, पशु संपदा है, वो सारी की सारी एक आदमी को मिल जाए और फिर कहे कि बस अब जरूरत नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। एकस्यापि न पर्याप्तम। तो फिर आप इस लाइन पर चल करके क्या प्राप्त करेंगे? तो कहा उपभोग में संयम। और उसका मार्ग क्या? तो कहा कि भाई जीवन में अर्थ भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, इच्छाओं की पूर्ति भी आवश्यक है, और सब प्रकार के साधन संपदा खड़ा करना भी जरूरी है। लेकिन कहा कि ये सब प्राप्त करते समय, उपयोग करते समय वो धर्म के नियंत्रण में हो। जस्टिस रामाजोइस ने एक किताब लिखी थी त्रिवर्ग नाम से, अर्थ, काम और धर्म। वास्तव में पुरुषार्थ ये तीन ही है, मोक्ष के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये ठीक से करो तो वो अपने आप आ जाता है। तो वहां पर मनु का एक श्लोक उन्होंने उद्धृत किया, उसमें वो कहते हैं कि त्यजेत अर्थ कामयौ स्याताम धर्म वर्जितः। अर्थ और काम का उपभोग करिए, लेकिन जिसका निषेध धर्म करता है, मॉरलिटी करती है जिसका निषेध, उसको त्याज्य करिए। अर्थ प्राप्ति में और कामना पूर्ति के अंदर इस सिद्धांत को, और उस किताब की जो प्रीफेस थी वो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कृष्णा अय्यर जी ने की थी। जस्टिस कृष्णा अय्यर वैसे लेफ्ट थिंकर माने जाते थे, लेकिन वो उसमें उन्होंने लिखा कि आज की दुनिया की समस्त समस्याओं के लिए यह वाक्य जो है एक गोल्डन रूल है, जिसमें से हम सब कुछ हल कर सकते हैं। तो इस नाते से मैं समझता हूँ कि भारत ने जो दिशा दी है उसके संदर्भ में अब अंत में एक 5-7 बातें, क्योंकि ये जो मैंने जितनी बातें कही उसके क्रियान्वयन में तो समाज जीवन के अनेक संस्था, अनेक हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। लेकिन विशेष रूप से विज्ञान भारती के नाते आने वाले समय के अंदर हम ये जो विषय है कि मानव केंद्रित और प्रकृति पोषक, पर्यावरण पोषक विज्ञान और तकनीकी कैसे विकसित हो सकती है, यही एक सबसे बड़ा आने वाले समय के अंदर भविष्य की एक दिशा रहेगी। कुछ 4-5 बातें मुझे लगती हैं वो संकेत के रूप में मैं केवल रखता हूं। एक सबसे पहली जो आवश्यकता है वो कि जैसा मैंने कहा कि ये जो भारत की एकत्व दृष्टि है उसकी थोड़ी अभिव्यक्ति हुई जब क्वांटम और रिलेटिविटी की थ्योरियां आई, और एक ड्रास्टिक जो चेंज आया कि क्वांटम की दृष्टि ये बता रही है कि सारी दुनिया जो है वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, इनविंसिबल है।
लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है क्वांटम की दृष्टि का, वो केवल फिजिक्स के लेवल के ऊपर है। आज की इकोनॉमिक्स, आज की पॉलिटिक्स, आज का हमारा सोशलॉजी आज भी क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन कार्टियन मॉडल के ऊपर ही चल रही है। थॉमस कुन्न ने जब 1962 के अंदर द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन लिखा और पहली बार शब्द दुनिया में बहुत प्रचलित हुआ पैराडाइम शिफ्ट का, 2015 में उसका रिव्यू हुआ। तो रिव्यू करने वाले ने कहा कि ये पैराडाइम शिफ्ट क्या है। तो उसने कहा कि ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल वायरस है जो केवल फिजिकल साइंसेज नहीं, यहाँ से आगे बढ़कर के जो लाइफ साइंसेज है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशलॉजी है, एनवायरनमेंट है, ये सभी को प्रभावित करता है। तो आज ये जो क्वांटम दृष्टि की जो बात है कि इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इनविंसिबल है, तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है और दूसरे का विनाश कर देती है, आपकी आज की आवश्यकता पूर्ति कर देती है, लेकिन प्रकृति के अंदर एक बड़ा संकट खड़ा कर देती है। वो क्वांटम दृष्टि की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो न्यूटोनियन टेक्नोलॉजी है। थोड़ा बहुत प्रयत्न हुआ था जब फेरेरो कापरा ने ताओ ऑफ फिजिक्स लिखा, तो उसने कोशिश की उस समय की सब एटॉमिक वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल जगत में सिमेट्री है। पर आगे चल कर के इम्प्लीमेंटेशन के नाते से एक सेकंड बुक उसने जो लिखी, द टर्निंग पॉइंट, उसमें इस दृष्टि के आधार के ऊपर मेडिकल साइंस कैसी होना चाहिए, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स कैसी होनी चाहिए, सोशल फैब्रिक कैसा होना चाहिए। आज दुनिया थोड़ा थोड़ा जिन बातों पर विचार करने लगी है, हमारे थोड़े प्राचीन वाङ्मय में जाकर देखेंगे तो हमको इनके सबके उत्तर मिलेंगे। तो पहली चीज तो इसकी जरूरत है, और ये अगर करेंगे तो समग्रता के अंदर सभी विचार करें, ये दूसरा सिद्धांत है विज्ञान के क्षेत्र में। इसलिए हेल्थ का विचार करें, बड़ा विषय है। विज्ञान भारती भी आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस के रूप में काम करती है, लेकिन हेल्थ का विचार करते समय ये जो पैथियों के ईगो है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हर एक की कुछ विशेषताएं हैं और हर एक की कुछ लिमिट्स हैं। परिणाम स्वरूप मिलकर के जो मरीज का लाभ हो सकता है, वो अपने अपने समूहों में रहते हैं। तो इस नाते से आज आने वाले समय में जरूरत है कि एक होलिस्टिक हेल्थ के बारे में होलिस्टिक व्यू हो, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, और इंटीग्रेटेड मेडिकल हेल्थ केयर का सिस्टम हो। जहाँ आयुर्वेद से लाभ हो सकता है उसका हो, होम्योपैथी का हो सकता है, सिद्धा का हो सकता है, उसका हो सकता है। तो इस संबंध में एक सोचने की आवश्यकता है। अर्थ का मैंने कहा ही कि मानव केंद्रित प्रकृति पोषक टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। एक बड़ा काम है हमारी जो देशज टेक्नोलॉजी है देश भर के अंदर फैली हुई। आज भी आप चिकित्सा में देख लीजिए, मेटलर्जी के अंदर कई ऐसे अच्छे आधारभूत प्रयोग करने वाले मिलेंगे। ये जो देशज तकनीक है, इसको समय के साथ थोड़ा सुधार करना। आज हम चांद पर गए, मंगल पर जाने की तैयारियां हैं,
आदमी को भी भेजने की तैयारियां हैं, लेकिन किसान का हल आज भी होगा वही है। जो सामान्य मजदूर सामान ढोता है उसका ठेला होगा वही है। भारत का करोड़ों का समाज जो छोटे छोटे काम करता है और जिसमें उसका इतना श्रम लगता है, विज्ञान जगत का केवल बड़े बड़े यानों को भेजना मात्र नहीं होना चाहिए, आसमान में हम रहें लेकिन पैर जमीन पर रहे, ये भी जरूरी है। और इसलिए इनके सुधार की दृष्टि से क्या नए प्रयोग हो सकते हैं, क्या नए स्टार्टअप हो सकते हैं, इसका एक विचार किया जाए। बाहर की जितनी टेक्नोलॉजी है उसको देशानुकूल करके उपयोग करने की पद्धति विकसित होना चाहिए। सेम वैसा का वैसा यहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे तो नई समस्याओं को जन्म देगा। और भारतीय समाज की जो रचना है तो नगर, ग्राम और वन, तो ये त्रिस्तरीय तंत्र की रचना होनी चाहिए। ये ग्रामीणों में और जनजाति क्षेत्रों के अंदर भी जो देशज ज्ञान है उस ज्ञान का परिणाम तो है। अब केवल वो साइंटिफिक नहीं किया कि हम रिजेक्ट कर देते हैं। मुद्दा ये है कि अगर मानो मैं कोई प्रयोग कर रहा हूं और उसका उचित परिणाम हो रहा है, इसका मतलब वो किसी न किसी नियम से चल रहा है। अब चूंकि आपको नियम पता नहीं है और आपने नियम बनाए कि ये चीज पे उतरेगी तो ये साइंटिफिक है, अदरवाइज अनसाइंटिफिक है, तो उसमें कौन से नियम काम कर रहे हैं, वो कौन सी प्रक्रिया जिससे रिजल्ट आ रहा है, परिणाम आ रहा है, मुझे लगता है कि इसके संदर्भ में और एक चिंतन करने की जरूरत है। और कुल मिलाकर विकास के मापदंड के बारे में ये जो जीडीपी का चला हुआ है, जीडीपी बढ़ती है तो लगता है, लेकिन ये कैसे बढ़ रही है? केवल अमीरों के कारण बढ़ रही है? जीडीपी में किसका कितना योगदान है? और भारत की परंपरा में तो और भी फेल हो जाता है, क्योंकि हमारी परिवार संस्था मजबूत है, इसलिए घर के अंदर माता, बहन, पत्नी तमाम काम करती, उनकी कोई सैलरी नहीं होती, इसलिए जीडीपी में नहीं आता वो। और इसलिए आजकल दुनिया भर के अंदर जो विषय चला है कि जीडीपी की जगह जीएसएच, ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा आजकल चल रही है। मुझे लगता है इसको एक आधार बनाना, और हमारे यहाँ का जो शाश्वत शांति मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, पहले से ही हम कहते रहे हैं, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, और सबसे बड़ी बात कही कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब शुभ देखें, शुभ देखें, शुभ व्यवहार करें। मुझे लगता है कि आज की मानवता को यह भारत का एक शाश्वत सनातन संदेश है। और भारत ने 1600 साल तक इस विश्व के अंदर, भारत फर्स्ट एडी से 1600 एडी तक नंबर 1 की अर्थव्यवस्था था, लेकिन पर्यावरण का संकट कभी नहीं था। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण बचाने के लिए जो प्रार्थनाएं की हैं वो तब की जब कोई पर्यावरण का संकट नहीं था। वो सहज रूप से पॉजिटिव है। और इसलिए भारत का ये जो विकास की अवधारणा केवल अवधारणा नहीं है, तो भारतीय समाज जीवन में युगों पूर्व विश्व के सामने ये मॉडल रखा था। आने वाले समय के अंदर उस प्रकार का मॉडल फिर से बने, वैसा बनने के लिए भारत उस प्रकार का बने, और वैसा भारत बनाने के लिए विज्ञान भारती के सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के अंदर, हम इसके अंदर अपना योगदान दे सकें। परमात्मा इसके लिए हमको आशीर्वाद और सामर्थ्य दें। इतना ही निवेदन करते हुए, आप सब ने मुझे इतने धैर्य से सुना, आप सबका आभार मानते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विज्ञान भारती भारतीय विज्ञान को केंद्र में रखकर अपना कार्य करती है।
और आज हमने समग्र विकास की भारतीय अवधारणा और विज्ञान भारती की भूमिका, इसके ऊपर श्री सुरेश जी को सुना। आज इस सत्र में उपस्थित होकर सुरेश जी ने हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस सत्र में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक शंकर जी तत्वादी तथा डॉक्टर विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखर मांडे जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सत्र अभी यहाँ समाप्त होगा। इसके बाद हम